नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई यूजीसी रेगुलेशंस 2026 पर रोक। कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल रेगुलेशन की भाषा और संरचना को लेकर उठा। कोर्ट ने कहा, समाज को बांटने वाली स्थिति भी पैदा हो सकती है नए रेगुलेशन से। यूरोपियन यूनियन के 27 देश और भारत के बीच हुआ इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये समझौता करता है ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट। ये डील बनेगी एक बड़े सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का टूल। और केरल ने घोषित किया अपना राजकीय सूक्ष्म जीव का नाम है बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस सबटिलिस को कहा जाता है माइक्रो सुपर हीरो। आइए शुरू करें। दोस्तों, हाल ही में देश की राजनीति और शिक्षा जगत को हिला देने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है। मामला यूजीसी के नए रेगुलेशन से जुड़ा है। इन रेगुलेशंस को लेकर पूरे देश में इतना विरोध हुआ कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को बीच में दखल देना पड़ा। अब सवाल यह है कि नई यूजीसी रेगुलेशंस में ऐसा क्या था जिस पर इतना बवाल मचा। इसे समझने के लिए पहले इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत 2019 में एक जनहित याचिका से हुई थी। ये याचिका रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला और पायल तड़वी की मां आबिदा सलीम तड़वी ने दाखिल की थी। रोहित वेमुला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शोध छात्र थे। इन्होंने 2016 में आत्महत्या कर ली थी। उनकी मां का आरोप था कि रोहित को जाति के आधार पर लगातार मानसिक दबाव झेलना पड़ा और यूनिवर्सिटी ने उनकी शिकायतों पर समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसी तरह पायल तड़वी महाराष्ट्र की एक मेडिकल कॉलेज छात्रा थीं, जिन्होंने 2019 में आत्महत्या कर ली थी। उनकी मां ने आरोप लगाया था कि पायल को सीनियर छात्रों के द्वारा जाति के नाम पर लगातार परेशान किया गया। इन दोनों मामलों के बाद ये मांग उठी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में भेदभाव को रोकने के लिए एक मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नए और सख्त नियम बनाने का निर्देश दिया था। मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि इन मुद्दों पर नियमों का मसौदा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसके बाद यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को ये नए नियम लागू किए। इन नियमों के तहत हर उच्च शिक्षण संस्थान में एक समता समिति बनाना अनिवार्य किया गया और ये समिति भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगी। नियमों में कहा गया कि इन समितियों में ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। साथ ही भेदभाव रोकने के लिए हेल्पलाइन और निगरानी व्यवस्था बनाने का भी प्रावधान किया गया। खास बात यह है कि ये नए नियम 2012 के पुराने यूजीसी नियमों की जगह लाए गए हैं। अंतर क्या है? अंतर यह है कि पुराने नियम सिर्फ सलाह देने वाले थे, जबकि 2026 के नियम सभी संस्थानों पर लागू और अनिवार्य हैं। यूजीसी का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना है। लेकिन इन्हीं नियमों को लेकर बड़ा विरोध भी खड़ा हो गया। विरोध करने वालों का कहना है कि ये गाइडलाइंस सामान्य या अनारक्षित वर्ग के लिए सुरक्षित नहीं है। उनका आरोप है कि इसमें नियम 3C ऐसा है जिसमें सामान्य वर्ग को पहले से ही दोषी मान लिया गया है और किसी भी शिकायत पर बिना ठोस सबूत के कार्रवाई शुरू हो सकती है। विरोध करने वालों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर किसी एससी, एसटी या ओबीसी व्यक्ति की शिकायत झूठी भी साबित हो जाए तो शिकायत करने वाले के खिलाफ कोई सजा तय नहीं है। इससे डर है कि निजी दुश्मनी या प्रतिस्पर्धा के कारण झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं, जिससे किसी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी का करियर बर्बाद हो सकता है। इसके अलावा समता समितियों में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य न बनाए जाने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि इससे कैंपस में तनाव बढ़ सकता है और नियमों का असर उल्टा पड़ सकता है। वहीं इस पूरे विवाद के बीच सरकार ने भरोसा दिलाया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि न तो किसी को परेशान किया जाएगा और न ही इन नियमों का गलत इस्तेमाल करने दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये भी जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का साफ मानना है कि यूजीसी के 2026 वाले नए नियमों में कुछ ऐसे गंभीर सवाल हैं जिनका सही समाधान नहीं हुआ तो इसका असर सिर्फ विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज को बांटने वाली स्थिति भी पैदा हो सकती है। इसी चिंता को देखते हुए कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया और आदेश दिया कि अगले निर्देश तक 2012 के पुराने यूजीसी रेगुलेशंस ही लागू रहेंगे। आपको बता दें, कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल रेगुलेशंस की भाषा और संरचना को लेकर उठा।
याचिकाकर्ताओं ने खासतौर पर सेक्शन 3C को चुनौती दी है और कहा कि यह अस्पष्ट है और इसके दुरुपयोग की पूरी गुंजाइश है। कोर्ट ने भी सवाल किया कि जब क्लॉज ई में डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा पहले से मौजूद है तो क्लॉज सी को अलग से रखने की क्या जरूरत थी। दूसरी तरफ सीजेआई ने एक अहम सामाजिक पहलू भी उठाया। उन्होंने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ अलग अलग कास्ट के बीच नहीं होता, बल्कि कई बार सेम कास्ट के भीतर डोमिनेंट ग्रुप्स कमजोर लोगों को दबाते हैं। अब 2026 के रेगुलेशंस ऐसे मामलों को कैसे हैंडल करेंगे, इस पर नियम पूरी तरह चुप है, मौन है। इसी आधार पर कोर्ट ने प्राइमा फेसी माना कि नियमों की भाषा वेग है और मिसयूज के लिए खुली हुई है। वहीं जस्टिस बागची ने इस स्थिति को कॉन्स्टिट्यूशनल रिग्रेशन कहा। उन्होंने बताया कि आर्टिकल 15(4) राज्य को SC/ST के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, लेकिन अगर 2012 के रेगुलेशंस ज्यादा इंक्लूसिव थे, जिससे रैगिंग जैसी डिस्क्रिमिनेशन भी शामिल थी, तो नए नियमों में प्रोटेक्शन कम क्यों की जा रही है। इसे उन्होंने नो रिग्रेशन प्रिंसिपल के खिलाफ बताया, जो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के मामलों में भी लागू होता है। इन्हीं गंभीर सवालों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह एमिनेंट जूरिस्ट्स और सोशल एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाए और उसकी संरचना पर कोर्ट की सहमति भी ली जाए। सीजेआई ने साफ कहा कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस समाज से कटे हुए आइलैंड नहीं हैं, बल्कि वहां का माहौल सीधे समाज की दिशा तय करता है। यही मूल चिंता है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यूजीसी रेगुलेशंस 2026 पर रोक लगा दी है। दोस्तों, जनवरी की 27वीं तारीख यूरोपियन यूनियन के 27 देश और भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। दरअसल भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सांतोस दा कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन आमंत्रित थीं। गणतंत्र दिवस के अगले ही दिन भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मदर ऑफ ऑल डील्स की सहमति हुई। आपको बता दें, समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। इस डील के तहत 2 अरब लोगों के लिए फ्री ट्रेड जोन बनाया गया है, जिससे भारत और यूरोप दोनों को फायदा होगा। 2024-25 में भारत और ईयू के बीच सामान का व्यापार 11.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और सर्विसेज ट्रेड 7.2 लाख करोड़ रुपए के पार जा चुका है। अब आइए समझते हैं इस डील की खासियत क्या है। दोस्तों, यूरोपियन कमीशन के प्रेस रिलीज में कहा गया है कि भारत ने ईयू को वो टैरिफ रियायतें दी हैं जो उसने किसी और ट्रेड पार्टनर को नहीं दी हैं। जैसे कि कारों पर जो इंपोर्ट ड्यूटी पहले 110% तक जाती थी, उसे घटाकर 10% तक लाया जाएगा और कार के पुर्जों पर 5 से 10 साल के अंदर पूरी तरह जीरो ड्यूटी लागू हो जाएगी। मशीनरी पर 44% तक, रसायनों पर 22% तक और दवाओं पर 11% तक लगने वाले टैरिफ भी ज्यादातर समाप्त कर दिए जाएंगे। वहीं इस डील से भारत को जो मिला है वो कहीं ज्यादा बड़ा है। टेक्सटाइल, कपड़े और परिधान सेक्टर में पहले दिन से ही जीरो ड्यूटी लागू होगा। यूरोप के 263.5 अरब डॉलर के टेक्सटाइल बाजार तक सीधी पहुंच का मतलब है कि भारत का लोकल प्रोडक्शन अब ग्लोबल डिमांड से जुड़ जाएगा। वहीं 9,425 टैरिफ लाइनों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। ऐसा होने से भारत का लगभग 99% एक्सपोर्ट जीरो ड्यूटी के दायरे में आ जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि भारतीय प्रोडक्ट्स यूरोप में सस्ते होंगे, कॉम्पिटिटिव होंगे और बड़े पैमाने पर बिकेंगे। ध्यान रखिए कि ये डील सिर्फ सामान और सेवा तक सीमित नहीं है, इसमें इंसान भी शामिल हैं, जैसे भारतीय वर्कर्स, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स। इस डील में IT, एजुकेशन, फाइनेंस जैसे 144 सब सेक्टर्स में भारतीयों को एक्सेस मिलेगा। पोस्ट स्टडी वीजा फ्रेमवर्क तय होगा और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रैक्टिशनर्स को भी मान्यता मिलेगी। ये एक प्रूफ है कि FTA सिर्फ ट्रेड पॉलिसी नहीं है, बल्कि सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का टूल भी है। दोस्तों, क्या आपने सुना है कि किसी राज्य का कोई राजकीय सूक्ष्म जीव भी हो सकता है? आमतौर पर तो हम यही सुनते आए हैं, किसी राज्य के राजकीय पशु के बारे में, पक्षी के बारे में या वृक्ष होते हैं, ये सब तो ठीक है। लेकिन अब ऐसा पहली बार हुआ कि एक राज्य का अब एक राजकीय सूक्ष्म जीव भी होगा। हैरानी हो रही है ना? मगर दोस्तों, ये कारनामा सच हुआ है और वो भी केरल में। हाल ही में केरल ने एक दिलचस्प और वैज्ञानिक रूप से अहम फैसला लिया और बैसिलस सबटिलिस को अपना स्टेट माइक्रोब घोषित किया। किसी सूक्ष्म जीव को यह दर्जा देना ये दिखाता है कि केरल साइंस, बायोडायवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कितनी गंभीरता से लेता है। अब अगर बैसिलस सबटिलिस को आसान भाषा में समझें तो यह एक तरह का माइक्रो सुपर हीरो है। यह एक गुड बैक्टीरिया है, यानी प्रोबायोटिक है। यह प्राकृतिक रूप से ह्यूमन गट में पाया जाता है और कई फर्मेंटेड फूड्स में भी मौजूद होता है। यह बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया नहीं है,
बल्कि सही मात्रा में हो तो शरीर और एनवायरनमेंट दोनों के लिए फायदेमंद साबित होता है। अब वैज्ञानिक रूप से देखें तो बैसिलस सबटिलिस एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। यह मोटाइल होता है, यानी खुद हिल डुल सकता है। इसकी खास पहचान ये है कि यह एंडोस्पोर बनाता है। एंडोस्पोर को आप बैक्टीरिया का सर्वाइवल कैप्सूल समझ सकते हैं। ये एंडोस्पोर उस एक्सट्रीम हीट, यूवी रेडिएशन और खराब हालात में भी जिंदा रहने में मदद करता है। यही वजह है कि यह मिट्टी और वेजिटेशन में बहुत आसानी से पाया जाता है और 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सबसे अच्छे से बढ़ता है। इस बैक्टीरिया की एक और खास ताकत है इसकी एंटीबायोटिक्स बनाने की क्षमता। बैसिलस सबटिलिस अपने जीनोम की मदद से ऐसे कुछ कंपाउंड्स बनाता है और बाहर छोड़ता है जो दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया को रोक सकते हैं। यह पॉलीमिक्सिन, डिफिसिडीन, सबटिलीन और माइकोबैसिलिन जैसे एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस बना सकता है। इसी कारण इसे रिसर्च और बायोटेक्नोलॉजी में काफी महत्व दिया जाता है। इसे अक्सर मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, खासकर एंडोस्पोर फॉर्मेशन को समझने के लिए। बीमारी के संदर्भ में देखेंगे तो बैसिलस सबटिलिस आमतौर पर नॉन पैथोजेनिक माना जाता है, यानी यह स्वस्थ लोगों में बीमारी नहीं फैलाता। ये कभी कभी फूड को कंटेमिनेट कर सकता है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का कारण भी बन सकता है, लेकिन यह इसका सामान्य व्यवहार नहीं है। वहीं इसके प्रैक्टिकल उपयोग इसे और भी खास बना देते हैं। एग्रीकल्चर में बैसिलस सबटिलिस का इस्तेमाल बायोफंगिसाइड के रूप में किया जाता है। यह पौधों की जड़ों के पास रहकर हार्मफुल फंगी और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से मुकाबला करता है। इसके कुछ स्ट्रेन्स ऐसे हैं जो इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनाते हैं, इसलिए फार्मर्स इन्हें क्रॉप्स की नेचुरल प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसके एंडोस्पोर्स को स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन टेक्निक्स की जांच के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर कोई केमिकल या मेथड बैसिलस सबटिलिस के स्पोर्स को खत्म कर सकता है तो उसे काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। कुल मिलाकर केरल द्वारा बैसिलस सबटिलिस को स्टेट माइक्रोब घोषित करना सिर्फ एक सिंबॉलिक कदम नहीं है, यह इस बात की पहचान है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारी इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, हेल्थ और साइंस का अहम हिस्सा है। दोस्तों, क्या हो अगर कचरे में ही खजाना मिल जाए? दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने देश की पहली टेलिंग्स पॉलिसी घोषित की है। अब ये टेलिंग्स क्या होते हैं और ये पॉलिसी क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, जब माइनिंग की जाती है तो सबसे पहले अयस्क निकाला जाता है, फिर अयस्क से धातु अलग की जाती है और उसके बाद बहुत सारा बारीक पिसा हुआ पत्थर, केमिकल्स और बेकार समझे जाने वाले धातु कण बच जाते हैं। यही टेलिंग्स कहलाते हैं। ये अक्सर गीले स्लरी जैसे होते हैं और सालों तक डैम्स या बड़े पॉन्ड्स में जमा रहते हैं। खास बात यह है कि अब तक इन्हें सिर्फ एनवायरमेंटल रिस्क माना जाता था, क्योंकि अगर इन्हें ठीक से संभाला ना जाए तो पॉल्यूशन और एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अब पहली बार सरकार ने यह माना है कि माइनिंग के बाद जो चीजें अब तक कचरा समझी जाती थीं, उनमें भी भविष्य की जरूरतों का खजाना छिपा हो सकता है। इसलिए इस पॉलिसी का मकसद पुराने माइंस, माइन डंप्स और टेलिंग्स से क्रिटिकल मिनरल्स निकालने के लिए रास्ता खोलना है। भारत की नई टेलिंग्स पॉलिसी का मुख्य विचार ये है कि कई माइंस के टेलिंग्स में ऐसे कंपेनियन मेटल्स छिपे हो सकते हैं जो पहले निकालना फायदेमंद नहीं समझे गए। उदाहरण के लिए कॉपर माइनिंग के साथ सेलेनियम, टेल्यूरियम, कोबाल्ट, गोल्ड और सिल्वर जैसे एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं। इसी तरह जिंक के साथ जर्मेनियम, इंडियम और कैडमियम भी पाए जाते हैं। सरकार चाहती है कि पहले से मौजूद माइंस के कचरे को दोबारा देखा जाए और आधुनिक टेक्नोलॉजी से जांचा जाए कि वहां से क्या क्या निकाला जा सकता है। इससे नई माइंस खोदने का दबाव भी कम हो जाएगा और एनवायरनमेंट पर बोझ भी घटेगा। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में है। हम सबको पता है कि लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स आज बैटरीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस की रीढ़ बन चुके हैं। अब अगर ये मिनरल्स भारत को अपने ही टेलिंग्स से मिलने लगे तो इंपोर्ट पर निर्भरता भी घटेगी और एनर्जी सिक्योरिटी भी मजबूत हो जाएगी। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा प्लस बैच 2027, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मार्गदर्शन और सारथी कार्यक्रमों के माध्यम से 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स और 18 बुक्स का सेट। टेस्ट में टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार।
प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी देंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी के साथ अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपका साथ निभाएगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगी पूरी फीस वापस। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर आप 2028 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। अगर अब भी कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या मुझे सीधा मेल कीजिए amrit@studyiq.com पर। यूपीएससी 2027, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। अभी तक आपने चंबल नदी का नाम सुना होगा इस वजह से कि यहाँ सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। लेकिन अब एक और नदी चर्चा में आई है जहाँ घड़ियाल संरक्षण ने बहुत सकारात्मक परिणाम दिखाए, और ये नदी है गंडक नदी। हाल ही में गंडक नदी चंबल के बाद देश की दूसरी बड़ी नदी बन गई है जहाँ सबसे ज्यादा घड़ियाल पाए जा रहे हैं। यह अपने आप में एक अच्छी खबर है, क्योंकि घड़ियाल जैसी प्रजातियां साफ और शांत नदियों की पहचान मानी जाती हैं। इसका मतलब है कि गंडक नदी का इकोसिस्टम अभी भी काफी हद तक जिंदा और संतुलित है। चलिए गंडक नदी के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। देखिए, गंडक नदी को नारायणी या गंडकी भी कहा जाता है। यह नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है और भारत में आकर गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बनती है। इसका जिक्र महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी है। यानी यह नदी सिर्फ भौगोलिक नहीं, सांस्कृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। बात करें इसके उद्गम की, तो यह नदी तिब्बत में धौलागिरी पर्वत के उत्तर से लगभग 7,620 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। तिब्बत और नेपाल से बहते हुए यह भारत में वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, बिहार के पास प्रवेश करती है, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। इसके बाद यह पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी बिहार से गुजरते हुए वैशाली जिले में पटना के पास गंगा में मिलती है। ऊपरी इलाकों में ज्यादा ढलान है और मिट्टी ढीली होने की वजह से गंडक अपने साथ बहुत ज्यादा सिल्ट, गाद लेकर आती है। इसी कारण इसका रास्ता बार बार बदलता है। यह भी ध्यान रखिए कि नेपाल हिमालय में बहते समय यह नदी काली गंडकी गॉर्ज बनाती है, जो दुनिया की सबसे गहरी रिवर गॉर्जेस में से एक है। दूसरी तरफ गंडक बेसिन जैव विविधता के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। नेपाल का चितवन नेशनल पार्क और भारत का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इसी नदी तंत्र से जुड़े हैं। यही वजह है कि यहाँ घड़ियाल जैसे संवेदनशील जीवों को रहने के लिए अनुकूल माहौल मिल पाता है। अब बात करते हैं घड़ियाल की। इसका वैज्ञानिक नाम गैवियालिस गैंजेटिकस है और यह पूरी तरह फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल होता है। इसका नाम घड़ियाल इसके नर की नाक पर बने घड़े जैसे उभार यानी घड़ा से आया है। इसकी लंबी और पतली स्नॉट इसे बाकी मगरमच्छों से अलग करती है और यह ज्यादातर मछलियां ही खाता है। आज घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। पहले से कई देशों की नदियों में ये मिलता था, लेकिन अब इसकी आबादी सिर्फ भारत और नेपाल तक सीमित रह गई है। भारत में ज्यादातर घड़ियाल नेशनल चंबल सेंचुरी में है और अब गंडक नदी का इस सूची में मजबूती से आना कंजर्वेशन के लिहाज से एक उम्मीद की किरण माना जा रहा है। हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। दरअसल विभाग की अन्न चक्र इनिशिएटिव को 2026 के फ्रांज एडलमैन अवार्ड के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यह अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि फ्रांज एडलमैन अवार्ड को ऑपरेशंस, रिसर्च और एडवांस्ड एनालिटिक्स की दुनिया का नोबेल प्राइज माना जाता है। यानी यह सम्मान सिर्फ किसी योजना को नहीं बल्कि उसके जमीनी प्रभाव, इनोवेशन और डिसीजन मेकिंग एक्सीलेंस की पहचान देता है। अब समझते हैं अन्न चक्र इनिशिएटिव आखिर क्या है। अन्न चक्र दरअसल भारत की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के भीतर एक सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल है। इसका मूल मकसद है देश के अलग अलग राज्यों में फूड ग्रेन्स की आवाजाही को साइंटिफिक, एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाना। यह एक ऑपरेशंस रिसर्च आधारित डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। यह डेटा और एडवांस्ड एल्गोरिदम्स की मदद से ये तय करता है कि अनाज को किस रूट से, किस मोड से और किस क्रम में भेजा जाए ताकि वेस्टेज कम हो, समय बचे और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटे। आसान शब्दों में कहें तो अन्न चक्र पूरे फूड ग्रेन लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का ब्रेन बनकर काम करता है। यह भी समझना जरूरी है कि इस इनिशिएटिव की सबसे बड़ी ताकत इसका कोलैबोरेटिव मॉडल है। इसे गवर्नमेंट, यूएन, एकेडमिया पार्टनरशिप के तहत विकसित किया गया है और इसमें भारत सरकार का खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और आईआईटी दिल्ली शामिल हैं। अगर तकनीकी नजरिए से देखेंगे तो अन्न चक्र को पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म से जुड़ा गया है। इसके साथ ही इसे भारतीय रेलवे के फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल के साथ यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के जरिए इंटीग्रेट किया गया है। इसका मतलब यह है कि सड़क, रेल और लॉजिस्टिक्स से जुड़ा पूरा डेटा एक ही इकोसिस्टम में आकर रियल टाइम प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन को संभव बनाता है।
इससे फूड ग्रेन्स की सीमलेस मूवमेंट सुनिश्चित होती है, लास्ट माइल डिलीवरी भी बेहतर होती है। अब फ्रांस एडलमैन अवार्ड के महत्व को समझना भी जरूरी है। यह अवार्ड दुनिया भर में उन प्रोजेक्ट्स को दिया जाता है जिन्होंने ऑपरेशंस रिसर्च, मैनेजमेंट साइंस और एडवांस्ड एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके वास्तविक दुनिया में बड़ा असर पैदा किया। इसका मकसद सिर्फ थियरी नहीं बल्कि हाई वैल्यू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को पहचानना है। इस अवार्ड के विनर को $10,000 की प्राइज मनी भी मिलती है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इसे ग्लोबल रिकॉग्निशन भी मिलता है। दोस्तों, अगर आपने 77वें गणतंत्र दिवस की परेड देखी थी तो यह इमेज आपने जरूर नोटिस की होगी। इस इमेज में कर्तव्य पथ पर सेना के एनिमल कंटिंजेंट के साथ 2 ऊंट दिख रहे हैं। ये राजस्थान वाले सामान्य हॉट डेजर्ट ऊंट नहीं हैं। ये हैं बैक्ट्रियन ऊंट जो केवल कोल्ड डेजर्ट इकोलॉजी में पाए जाते हैं। इतिहास में झांकें तो इस ऊंट का डोमेस्टिकेशन लगभग 5000 से 6000 साल पहले मध्य एशिया में हुआ था। इसका नाम प्राचीन बैक्ट्रिया क्षेत्र से लिया गया है। बैक्ट्रिया एक प्राचीन ऐतिहासिक क्षेत्र था जो मध्य एशिया में स्थित था। इसका मुख्य हिस्सा आज के उत्तरी अफगानिस्तान में माना जाता है और यह अमू दरिया यानी ऑक्सस नदी और हिंदकुश पर्वतों के बीच फैला था। वहीं आधुनिक समय में बैक्ट्रिया क्षेत्र में उज्बेकिस्तान का दक्षिणी भाग और ताजिकिस्तान के कुछ इलाके भी शामिल किए जाते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि ऐतिहासिक रूप से बैक्ट्रिया सिल्क रोड के प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर स्थित था। इस वजह से यह व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण केंद्र बना। सिकंदर महान ने भी भारत अभियान से पहले इस क्षेत्र पर नियंत्रण किया था और बाद में कुषाण साम्राज्य के समय बैक्ट्रिया भारत मध्य एशिया संपर्क की रीढ़ बन गया। इसी ऐतिहासिक बैक्ट्रिया क्षेत्र के नाम पर 2 कुबड़ वाले ऊंट को बैक्ट्रियन ऊंट कहा गया। इतिहास में बैक्ट्रियन ऊंट सिल्क रूट व्यापार का एक प्रमुख साधन रहा है। इसे शिप्स ऑफ द सिल्क रोड कहा जाता था क्योंकि इसी के माध्यम से भारत, मध्य एशिया और चीन के बीच वस्तुओं, लोगों और विचारों का आवागमन संभव हुआ। लद्दाख क्षेत्र में भी यह ऊंट मशीनीकरण से पहले ट्रांस हिमालयन ट्रेड और कनेक्टिविटी का अहम हिस्सा रहा है। आइए समझते हैं कि बैक्ट्रियन ऊंट की खासियत क्या होती है। देखिए, बैक्ट्रियन ऊंट 2 कुबड़ वाला ऊंट होता है। यह अत्यधिक ठंडे और शुष्क इलाकों में रहने के लिए अनुकूलित है। भारत में यह प्रजाति केवल लद्दाख के नुब्रा वैली क्षेत्र में पाई जाती है। वैश्विक स्तर की बात करें तो यह मंगोलिया, चीन, कजाकिस्तान और मध्य एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इसके 2 कुबड़ पानी नहीं बल्कि फैट स्टोर करते हैं। यह कुबड़ भोजन की कमी के समय ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। वहीं इसके शरीर के मोटे बाल, यह विंटर फर कोट, इसे सब जीरो टेम्परेचर से बचाते हैं। यह भी इंटरेस्टिंग है कि यह गर्मियों में विंटर फर कोट गिर जाता है इनका विंटर फर कोट। बैक्ट्रियन ऊंट पानी के उपयोग में अत्यंत सक्षम है। ये एक बार में लगभग 35 गैलन पानी पी सकता है और खारे पानी को भी सहन कर सकता है। देखिए, बैक्ट्रियन ऊंट मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जंगली बैक्ट्रियन ऊंट, जिसे वैज्ञानिक रूप से कैमलस फेरस कहा जाता है। यह प्रजाति प्राकृतिक रूप से बहुत सीमित इलाकों में पाई जाती है और IUCN रेड लिस्ट में इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। और दूसरा टाइप है घरेलू बैक्ट्रियन ऊंट, जिसका वैज्ञानिक नाम है कैमलस बैक्ट्रियानस। यह मनुष्यों द्वारा पालतू बनाया गया ऊंट है जो मध्य एशिया और आसपास के क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। इसका उपयोग परिवहन, भार ढोने और स्थानीय आजीविका के लिए किया जाता है। दोस्तों, ग्रासा मार्शल का नाम आपने सुना है? अगर नहीं सुना है तो ये नाम याद कर लीजिए। दरअसल ग्रासा मार्शल को 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार दिया जाएगा और यह जानकारी इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने दी है। उनका चयन एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी ने किया जिसकी अध्यक्षता भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने की। इस पुरस्कार के तहत उन्हें 1 करोड़ रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी दी जाती है। ग्रासा मार्शल मोजाम्बिक की एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ग्रासा मार्शल को ये सम्मान शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों के पोषण, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किए गए उनके काम के लिए मिला है। 1990 के दशक में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के लिए एक अहम रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें बताया गया था कि युद्ध और हिंसा का बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ता है। इस रिपोर्ट के बाद दुनिया भर में बच्चों की मदद से जुड़ी नीतियों में बदलाव आया। वे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी जुड़ी रही हैं और महिलाओं तथा बच्चों के लिए काम करने वाले संस्थान बना चुकी हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो ग्रासा मार्शल पहले मोजाम्बिक के राष्ट्रपति सामोरा मार्शल की पत्नी थी। बाद में उन्होंने नेल्सन मंडेला से विवाह किया और वे दक्षिण अफ्रीका की फर्स्ट लेडी भी बनी रही। उनका पूरा जीवन कमजोर लोगों की मदद और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित रहा। दोस्तों, अगरबत्ती तो आपने जलाई ही होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि यही अगरबत्ती एक पूरे रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण बन सकती है?
हाल ही में सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बड़ा कदम उठाया। दरअसल सरकार करीब 80 करोड़ की अगरवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत करने जा रही है। चलिए समझते हैं अगरवुड क्या होता है और सरकार की ये स्कीम क्या है। देखिए, अगरवुड का वैज्ञानिक नाम है एक्वेलेरिया मलाकेंसिस। यह दुनिया के सबसे कीमती पेड़ों में से एक है। इसे दुनिया के अलग अलग देशों में ऊद या फिर अगर या गहेरू कहा जाता है। इसकी खुशबू इतनी खास और गहरी होती है कि इसे दुनिया की सबसे महंगी इंसेंस माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी कीमत लकड़ी की वजह से नहीं बल्कि उस रेजिन की वजह से होती है जो पेड़ के अंदर बनता है। जब एक्विलेरिया ट्री पर एक खास तरह का फंगस हमला करता है तब पेड़ अपने बचाव में यह रेजिन बनाता है। समय के साथ वही रेजिन लकड़ी को काला, भारी और बेहद खुशबूदार बना देता है और यहीं से अगरवुड की असली कीमत बनना शुरू हो जाती है। अगरवुड पेड़ की बात करें तो यह सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में तेजी से बढ़ता है और खराब सैंडी सॉइल में भी उग सकता है। भारत में यह खासकर नॉर्थ ईस्ट के जंगलों जैसे असम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में मिलता है। अगरवुड पेड़ 4-5 साल में फूल और बीज देने लगता है। हालांकि पूरी तरह मैच्योर होने में जंगलों में लगभग 10 साल लग जाते हैं। इसकी यही स्लो जर्नी इसे और कीमती बनाती है। इसके उपयोग बहुत खास हैं। अगरवुड से बनने वाली इंसेंस मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों तक में इस्तेमाल होती हैं। इसकी रेजिन से बना एसेंशियल ऑयल दुनिया के सबसे महंगे परफ्यूम्स में इस्तेमाल होते हैं और ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी इसका यूज होता है। यही वजह है कि सरकार की यह योजना सिर्फ प्लांटेशन तक सीमित नहीं है। इसका मकसद है पूरा वैल्यू चेन बनाना, यानी फार्मर्स को ट्रेनिंग देना, साइंटिफिक तरीके से कल्टीवेशन कराना, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाना और लोकल लोगों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ना, ताकि फायदा मिडल मैन को नहीं बल्कि जमीन से जुड़े लोगों को मिले। अगर भारी भरकम रिसर्च भी करनी हो और महंगे सुपर कंप्यूटर भी न खरीदने पड़े तो कैसा रहेगा? हाल ही में सीडेक ने बताया है कि आईसीई क्लाउड की क्षमता को काफी बढ़ा दिया गया है ताकि बड़े और जटिल रिसर्च काम आसानी से हो सके। आइए समझते हैं आईसीई क्लाउड क्या होता है। आईसीई का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड क्लाउड एनवायरनमेंट। यह एक ऐसा क्लाउड बेस्ड सिस्टम है जहां साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स को पावरफुल कंप्यूटर्स की सुविधा मिलती है, वो भी बिना खुद महंगी मशीनें लगाएं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है जो बहुत बड़े डेटा और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को आसानी से संभाल सकती हैं। इस प्लेटफॉर्म की सबसे खास बात है कि पूरी तरह यह इंडिजिनस है, स्वदेशी है, भारत में ही बना है। इसका मकसद रिसर्च और डेवलपमेंट को आसान और सस्ता बनाना है ताकि एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार सही तरीके से दोहराया जा सके। दोस्तों, आईसीई क्लाउड के महत्व को आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए भारत में जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च हो रही है। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट को यह समझना है कि अगले 20 से 30 सालों में भारत के तटीय इलाकों में बारिश, तापमान और समुद्र स्तर कैसे बदलेंगे। इसके लिए उन्हें पिछले 50-60 साल का सैटेलाइट डेटा, मौसम डेटा, ओशन डेटा चाहिए। ये डेटा इतना बड़ा होता है कि एक सामान्य कंप्यूटर पर इसे प्रोसेस करना लगभग नामुमकिन है। यहीं पर आईसीई क्लाउड काम आता है। रिसर्चर्स अपना सारा डेटा आईसीई क्लाउड पर अपलोड करते हैं और वहां मौजूद हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एचपीसी सिस्टम से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कराते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल की मदद से यह अनुमान लगाया जाता है कि किस इलाके में फ्लड, ड्रॉट या फिर साइक्लोन का खतरा बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रिसर्चर्स को खुद सुपर कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। वे क्लाउड पर ही मॉडल चलाते हैं, रिजल्ट देखते हैं और दूसरे साइंटिस्ट्स के साथ तुरंत कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। अब खास बात यह है कि आईसीई क्लाउड को ओपन एक्सेस बना दिया गया है, यानी स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक, रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री से जुड़े लोग सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आईसीई क्लाउड का उपयोग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, इंडिविजुअल रिसर्चर्स, डेवलपर्स और इंडस्ट्रीज कर सकती हैं, खासकर बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ, क्लाइमेट स्टडीज और एडवांस्ड साइंस से जुड़े क्षेत्रों में। इस पूरे प्रोजेक्ट को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक यानी डीबीटी ने फंड किया है ताकि भारत में साइंटिफिक रिसर्च को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। आसान शब्दों में कहें तो आईसीई क्लाउड भारत के साइंटिस्ट्स के लिए एक डिजिटल सुपर लैब जैसा है जहां बड़े रिसर्च काम क्लाउड पर ही किए जा सकते हैं। क्या आपको भी लगता है कि दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट मध्य प्रदेश के भीमबेटका में है? अगर हाँ तो ये खबर ध्यान से देखिए। हाल ही में मुना आइलैंड चर्चा में आया। दरअसल यहाँ एक गुफा के अंदर इंसानी हाथ की बनी हुई पेंटिंग मिली जिसे अब तक की दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट माना जा रहा है। रिसर्चर्स के मुताबिक यह पेंटिंग कम से कम 67,800 साल पुरानी है, जो ये दिखाती है कि इंसान बहुत पहले से कला और प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहा था। आपको बता दें, मुना आइलैंड इंडोनेशिया के साउथ ईस्ट सुलावेसी प्रांत में है।
इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1704 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी भू आकृति ज्यादातर पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई करीब 1460 फीट तक जाती है। द्वीप के उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्सों में टीक के जंगल पाए जाते हैं, जो इसे प्राकृतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। यह द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ हरे भरे जंगल, साफ समुद्र तट और शांत वातावरण देखने को मिलते हैं। मुना आइलैंड पर रहने वाले मुना लोग अपनी पारंपरिक कलाओं, हस्तशिल्प और लोक नृत्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। स्थानीय लोगों की जीवन शैली आज भी उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी है। आर्थिक रूप से मुना आइलैंड मुख्य रूप से कृषि, मछली पकड़ने और स्थानीय हस्तशिल्प पर निर्भर है। यहाँ का प्रमुख शहर और मुख्य बंदरगाह राहा है, जो द्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर है। यह शहर बुटोन स्ट्रेट के पास है और सामने बुटोन आइलैंड पड़ता है। प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थलों की बात करें तो मुना आइलैंड की सबसे प्रसिद्ध जगहों में लियांको बोरी गुफा शामिल है, जहां प्रागैतिहासिक पेंटिंग्स पाई जाती हैं। इसके अलावा नापाबाले झील भी एक अनोखा स्थान है, जिसमें एक प्राकृतिक सुरंग है जो झील को सीधे समुद्र से जोड़ती है। कुल मिलाकर मुना आइलैंड न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता बल्कि मानव इतिहास की शुरुआती कला को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह बन चुका है। दोस्तों, हाल ही में यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच इंडिया यूराटम एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत यह सहमति बनी है कि दोनों पक्ष न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज यानी शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आपसी सहयोग को बढ़ाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत और यूरोप अब न्यूक्लियर रिसर्च, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और फ्यूचर एनर्जी सॉल्यूशंस जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे, न कि किसी मिलिट्री उद्देश्य के लिए। अब अगर यूराटम को थोड़ा समझें तो यह कोई नया संगठन नहीं है। यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी यानी यूराटम की स्थापना 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम के तहत हुई थी। उस समय यूरोप का फोकस था कि एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल युद्ध के बजाय डेवलपमेंट और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य था एटॉमिक एनर्जी के पीसफुल यूज के लिए एक कॉमन यूरोपियन मार्केट बनाया जाए, ताकि हर देश अलग अलग न्यूक्लियर इंडस्ट्री खड़ी करने के बजाय मिलकर एक मजबूत सिस्टम विकसित कर सके। यूराटम बनाने के पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि न्यूक्लियर एनर्जी को नेशनल लेवल तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उसे यूरोपियन लेवल पर डेवलप किया जाए। हालांकि एक बात बिल्कुल साफ रखी गई कि यूराटम का कंट्रोल मिलिट्री यूज वाले न्यूक्लियर मटेरियल्स पर नहीं होगा, यानी यह संस्था सिर्फ सिविल न्यूक्लियर एनर्जी तक सीमित रही। शुरुआत में इसके सदस्य बेल्जियम, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड्स थे। बाद में जैसे जैसे यूरोपियन यूनियन का विस्तार हुआ, वैसे वैसे यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्य देश यूराटम का हिस्सा बनते चले गए। आज की स्थिति में यूराटम यूरोपियन सिविल न्यूक्लियर इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है, जो यूरोपियन यूनियन की कुल एनर्जी जरूरतों का लगभग 30% हिस्सा पूरा करती है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी आईक्यू लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा प्लस बैच 2027, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, मार्गदर्शन और सारथी कार्यक्रमों के माध्यम से 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स और 18 बुक्स का सेट। टेस्ट में टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी देंगे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी के साथ अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपका साथ निभाएगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगी पूरी फीस वापस। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर आप 2028 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं। अगर अब भी कोई सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए या मुझे सीधा मेल कीजिए amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2027, आपकी प्रतिज्ञा हमारा मार्गदर्शन। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, भारत यूरोपियन यूनियन मदर ऑफ ऑल डील्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सबसे बड़ा सीधा लाभ भारत को किस क्षेत्र में मिलेगा? रक्षा और हथियार निर्माण, टेक्सटाइल, कपड़े और परिधान निर्यात, कृषि सब्सिडी में बढ़ोतरी, परमाणु हथियार तकनीक का आदान प्रदान। अगला प्रश्न है, केरल द्वारा हाल ही में स्टेट माइक्रोब घोषित किया गया बैसिलस सबटिलिस मुख्य रूप से किस कारण से वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है? यह एक खतरनाक रोगजनक बैक्टीरिया है। यह केवल समुद्री पर्यावरण में पाया जाता है।
यह एंडोस्पोर बनाता है और बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर में उपयोगी है। यह केवल उच्च तापमान पर ही जीवित रह सकता है। अगला प्रश्न है, भारत की हाल ही में घोषित पहली टेलिंग्स पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? नई माइंस खोलने की प्रक्रिया को तेज करना, माइनिंग गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना, माइनिंग के कचरे से क्रिटिकल मिनरल्स निकालकर रिसोर्स सिक्योरिटी को बढ़ाना, या फिर केवल टेलिंग्स डैम्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, गंडक नदी को लेकर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंडक नदी भारत में गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यह नदी नेपाल हिमालय में काली गंडकी गॉर्ज बनाती है, जो विश्व की सबसे गहरी रिवर गॉर्ज में से एक है। हाल ही में गंडक नदी चंबल के बाद घड़ियालों की सबसे बड़ी आबादी वाली नदी बनी है। गंडक नदी का उद्गम भारत के वाल्मीकि नगर क्षेत्र से होता है। कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, या फिर 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, अन्न चक्र इनिशिएटिव जो हाल ही में फ्रांस एडलमैन अवार्ड 2026 के लिए फाइनलिस्ट चुना गया है, मुख्य रूप से किससे संबंधित है? किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फूड ग्रेन्स की सप्लाई चेन का ऑप्टिमाइजेशन, राज्यों के बीच टैक्स और सब्सिडी समन्वय तंत्र, या फिर शहरी गरीबों के लिए न्यूट्रिशन आधारित फूड स्कीम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बैक्ट्रियन ऊंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका नाम प्राचीन बैक्ट्रिया क्षेत्र से लिया गया है, जो अमू दरिया और हिंदकुश के बीच स्थित था। इसके दोनों कुबड़ पानी को स्टोर करने के लिए अनुकूलित होते हैं। भारत में यह प्रजाति प्राकृतिक रूप से केवल लद्दाख के नुब्रा वैली क्षेत्र में पाई जाती है। जंगली बैक्ट्रियन ऊंट IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, या फिर 1, 3 और 4। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2025 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? एलन जॉनसन सरलीफ, ग्रासा मार्शल, मलाला यूसुफजई, या फिर मिशेल बाचेलेट। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में आर्थिक विकास के लिए किस पेड़ से जुड़ी वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम को शुरू करने की घोषणा की? चंदन, सागौन, अगरवुड, या फिर साल। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। पिछले हफ्ते जो सवाल मैंने पूछे थे उसके जवाब स्क्रीन पर आपको मिलेंगे अभी, और इस बार जो मैंने सवाल पूछे हैं उसके जवाब कमेंट सेक्शन में आपको देने हैं। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF आपको मिलेगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।